Welcome to the series of video lectures on C programming language. We are discussing the grammar of C language, and in the previous class we have discussed the first instruction, that is variable declaration. Out of all the instructions, they are the first variable declaration instruction, second is the arithmetic and logical instruction, third is the input output instructions. In variable declaration instruction, we have discussed that all the variables to be used in a program must be declared at the start of the program before any executable statement. And second, we have seen that how the variable is declared. Please go through the last video regarding that. Now in today's class, we will discuss the second instruction, that is arithmetic and logical instruction. Again, the logical instruction we will discuss in the next video lectures when we will discuss if statement. Today's class specifically we will deal with the arithmetic instructions. Now in arithmetic instruction there are some sub instructions. The very first sub instruction is LHS, RHS. Now here मैथमेटिक्स की यदि हम लोग बात करें तो ये जो ऑपरेटर है, दिस इज नोन एज द इक्वालिटी ऑपरेटर, बट इन प्रोग्रामिंग this is not an equality operator, rather this is known as the assignment operator. This is known as assignment operator, and the task of the assignment operator is to assign the right hand side to the left hand side. The reverse is not true, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से चीजें राइट हैंड साइड को नहीं जाएगी, बल्कि राइट हैंड साइड से चीजें लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी. मैथमेटिक्स में जैसे होता है कि इसे हम कहते हैं कि हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है, बल्कि इस ऑपरेटर को हमने अभी अभी क्या कहा, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि राइट हैंड साइड से चीजों को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करता है. नाउ राइट हैंड साइड में वी कैन हैव वैल्यू or variable or an expression or equation. But at left hand side we can have only variables. और ऐसा क्यों हुआ? और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो ऑपरेटर है फिर से वो असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर नहीं. अब हम एक एक करके इसको प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ वेरिएबल क्यों हो सकता है और राइट हैंड साइड पे वैल्यू, वेरिएबल और एक्सप्रेशन क्यों हो सकता है. लेट अस टेक सम एग्जांपल. मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर मैं एक वेरिएबल लेता हूं ए, असाइंस, राइट हैंड साइड पे मैं वैल्यू लेता हूं लेट्स से 7. तो स्टेटमेंट ए असाइंस 7. व्हाट विल हैपन? दिस 7 विल बी असाइन्ड टू द वेरिएबल ए. मान लेते हैं कि ये वेरिएबल ए है, तो इस वेरिएबल ए के अंदर यहां पर क्या स्टोर हो जाएगा? 7. No problem. Now take second part. Variable assigns variable. Example लेते हैं. मान लेते हैं मैंने लिखा int b assigns a. Now what will happen? मान लेते हैं कि ये वेरिएबल b है, तो b में a रिफ्लेक्ट होना चाहिए. जैसे कि a में 7 असाइन हुआ, 7 a के अंदर दिखने लगा, वैसे ही मैं यहां पर मान लेता हूं कि जो a है वो b में दिखने लगेगा. लेकिन ध्यान रहे ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि क्या होता है तो वो ध्यान से समझिए. मान लेते हैं ये कंटेनर है, दैट इज अ वेरिएबल, और इसके अंदर पेन रखा हुआ है. ये वेरिएबल से मैं असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से इसे एक दूसरे वेरिएबल में असाइन करने की कोशिश करता हूं. तो क्या होगा? होगा ये कि पूरा का पूरा कंटेनर इस कंटेनर में स्टोर नहीं होगा, बल्कि जो फर्स्ट कंटेनर में जो कुछ डेटा था, जो कि पेन था, वो सेकेंड कंटेनर में क्या हो जाएगा? असाइन किया जाएगा. उस हिसाब से यहां पर ए, बी के अंदर ए ना दिख के ए के अंदर जो वैल्यू थी वो कहां असाइन हो जाएगी? बी में. और बी में क्या स्टोर हो जाएगा? 7. ना अब एक बात और ध्यान रखना है आपको. जैसे कि मैंने कहा कि ये ए है और ए के अंदर पेन है, और मैं इसे बी में असाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये पेन जो है जो ए में था वो बी में चला गया. इसका मतलब क्या ए खाली हो जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है. आपने कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट सुना होगा. ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, दिस इज नॉट कट पेस्ट, रादर इट इज कॉपी पेस्ट. होगा क्या?
वेरिएबल ए के अंदर के जो कंटेंट है उसकी एक कॉपी बी में असाइन कर दी जाएगी और ए में जो वैल्यू बनी है वो बनी रहेगी। इस तरीके से ए में भी 7 रहेगा और बी में भी 7 रहेगा। तीसरा, वेरिएबल असाइंस एक्सप्रेशन और इक्वेशन। इफ आई से इंट सी असाइंस ए प्लस बी, तो क्या ऐसा होगा कि लेट्स से दिस इज वेरिएबल सी और उसके अंदर ए प्लस बी दिखाई देगा? नहीं। तो क्या होगा, फिर से ध्यान दें, a मीन्स 7, b 7, 7 प्लस 7 दैट इज 14 और वैल्यू 14 कहां असाइन कर दी जाएगी? c में। तो c के जो कंटेंट्स है वो कितने हो जाएंगे? 14। इस तरीके से यहां पर हमने एक बात और देखी है कि राइट हैंड साइड पे वैल्यू हो, वेरिएबल हो या एक्सप्रेशन या इक्वेशन हो, किसी भी केस में राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक वैल्यू ही असाइन की जाएगी जो कि लेफ्ट हैंड साइड में उपस्थित वेरिएबल में स्टोर होगी। देख लीजिए, ए असाइन 7 में वैल्यू 7 असाइन की गई। वेरिएबल असाइंस वेरिएबल मींस बी असाइंस ए में, भले यहां पर ए रखा हुआ था लेकिन ए के अंदर के कंटेंट्स बी में ट्रांसफर हुए, मतलब अल्टीमेटली बी में एक वैल्यू ही आई। तीसरे केस में जब राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन रखा है तो क्या हुआ, एक्सप्रेशन पहले सॉल्व हुआ, सॉल्व होके एक वैल्यू आई और फिर वो वैल्यू वेरिएबल में असाइन की गई। देखिए, एक्सप्रेशन था, सॉल्व हुआ, सॉल्व होके एक वैल्यू। सारे केसेस में राइट हैंड साइड पे चाहे जो भी हो, वैल्यू, वेरिएबल या एक्सप्रेशन, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ एक वैल्यू ही ट्रांसफर होगी जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट वेरिएबल में स्टोर होगी। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। नाउ वी विल सी द सेकेंड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग arithmetic instructions. The second instruction says that we must have to specify the operator to be used explicitly in any expression. In other words, no arithmetic or logical operator can be assumed to be present in any arithmetic or logical expression. We must have to specify the operator to be used explicitly. एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लेते हैं यहां पर मैंने, यदि मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो यहां लिखा है c इज इक्वल टू ए बी। मैथमेटिक्स में हम लोग इसमें मान लेते हैं कि यहां पर एक डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है और हम कहते हैं कि a इंटू बी। बट प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है। प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर कहता है कि मैं कुछ भी नहीं मानूंगा, आपको बताना ही होगा कि मुझे क्या परफॉर्म करना है, ये कंप्यूटर हमसे कहता है। इस तरीके से आप यहां पर जब तक स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि यहां पर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, कंप्यूटर कुछ भी अज्यूम नहीं करेगा। तो इसीलिए रूल बना हुआ है कि वह वी मस्ट हैव टू स्पेसिफाई द ऑपरेटर टू बी यूज्ड एक्सप्लिसिटली। द कंप्यूटर विल नॉट अज्यूम एनी ऑपरेटर। दैट इज द सिंपल सेकेंड रूल। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। नाउ द थर्ड इंस्ट्रक्शन। तीसरा रूल यह कहता है कि जितने भी आप एक्सप्रेशंस लिखेंगे वो सिंगल लाइन एक्सप्रेशन होना चाहिए। मैथमेटिक्स की यदि हम लोग बात करें तो मैथमेटिक्स में हम ऐसे एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में ये इंस्ट्रक्शन गलत तरीके से लिखा हुआ है। सही तरीका क्या होगा इसे लिखने का? दैट इज ई इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। ये 2 लाइन इंस्ट्रक्शन था, नाउ दिस इज अ सिंगल लाइन इंस्ट्रक्शन। परंतु जब भी हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इन 2 इंस्ट्रक्शंस को, उस केस में दोनों ही केस में आंसर अलग अलग आने लगेंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां पर हमें पहले a प्लस बी करना है, फर्स्ट ऑपरेशन, सेकेंड ऑपरेशन c माइनस डी करना है और थर्ड ऑपरेशन डिवीजन करना है। लेकिन यदि मैंने इसको सिंगल लाइन में लिखा तो क्या होगा? फर्स्ट ऑपरेशन डिवीजन होगा जो कि यहां सबसे लास्ट ऑपरेशन था, और इस तरीके से दोनों ही केस में आंसर डिफर आएगा या अलग अलग आएगा। हम चाहें तो उसके लिए एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि यदि मैं a की वैल्यू a इज इक्वल टू 9 ले लेते हैं, b इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, c इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं और d इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, उस केस में आंसर क्या आएगा? तो फर्स्ट केस में जो आंसर आएगा दैट इज इन दिस केस e इज इक्वल टू a, that is 9 plus 4 divided by 2 minus 1, that is 13 divided by 1, that is 13. But if we take this as an expression, what will be the answer?
then a plus b, that is 9 plus 4 divided by, what is the value of c, that is 2 minus 1, then the value will be 9 plus 2 minus 1, that is 10. In both the cases the answer is different. तो इस तरीके से ये थर्ड इंस्ट्रक्शन ये कहता है कि आपको सिंगल लाइन में स्टेटमेंट लिखना है, लेकिन यदि हम सिंगल लाइन स्टेटमेंट लिखेंगे तो उस केस में मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग के तर्ज पर दो अलग अलग आंसर्स आने लगेंगे, और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें फिर ब्रैकेट्स का यूज करना होगा, एंड दैट इज द नेक्स्ट रूल of arithmetic instruction, that is use of brackets. So the next instruction will be use of brackets. Now what are the brackets which we can use? कौन कौन से ब्रैकेट है? That is parenthesis, then square bracket, then curly braces. छोटा कोष्ठक, वर्गाकार कोष्ठक और सर्पाकार कोष्ठक, एक एक करके हम लोग इसका यूज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पैरेंथेसिस की शुरुआत करते हैं, पैरेंथेसिस से शुरुआत करते हैं। सो लेट अस टेक पैरेंथेसिस। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ पैरेंथेसिस? पैरेंथेसिस तीन अलग अलग जगह पर यूज हो सकता है। जो पहला इसका यूज है, दैट इज द पैरेंथेसिस इज यूज्ड टू स्पेसिफाई और डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। जैसे कि मैथमेटिक्स में भी होता है, मैथमेटिक्स में हम लोग इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इस इंस्ट्रक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको यहां पर डिस्कस करता हूं। मान लेते हैं इसी इंस्ट्रक्शन को मैं अलग अलग तरीके से लिखता हूं, यूज ऑफ ब्रैकेट a प्लस बी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, दैट इज a प्लस, ये डिवीजन सबसे पहले सॉल्व होगा। मान लेते हैं इससे क्वांटिटी आई x माइनस डी, प्लस और माइनस में प्रेसिडेंस दोनों का सेम है तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा। a प्लस एक्सएल से पहली क्वांटिटी y आ गई, दूसरी क्वांटिटी d, और लास्ट में आपको जब माइनस सॉल्व होगा तो लास्ट क्वांटिटी क्या मिलेगी, z। सबसे पहले डिवीजन सॉल्व हुआ। नाउ आई विल चेंज द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन यूजिंग पैरेंथेसिस। यदि मैं यहां पर एक ब्रैकेट लगा देता हूं a प्लस बी और यहां ब्रैकेट डिवाइडेड बाय c माइनस डी, जो डिवीजन सबसे पहले सॉल्व होता था वो सेकेंड पोजिशन पे सॉल्व होगा। नाउ ब्रैकेट विल बी सॉल्व फर्स्ट, मान लेते हैं इससे क्वांटिटी x मिलती है, देन डिवाइडेड बाय c माइनस डी, फिर उसके बाद अब सेकेंड पोजीशन पे डिवीजन सॉल्व होगा, लेट्स से y माइनस डी, फिर उसके बाद जब ये सॉल्व होगा तो एक क्वांटिटी क्या मिलेगी, z। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब यदि मैं एक बार और ब्रैकेट लगा दूं तो सीक्वेंस और चेंज हो जाएगी, लेट्स से a प्लस बी डिवाइडेड बाय, यहां पर भी मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूं c माइनस डी, तो जो डिवीजन सबसे पहले सॉल्व होता था वो डिवीजन सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। मान लेते a प्लस बी से एक क्वांटिटी मिली है x डिवाइडेड बाय c माइनस डी, c माइनस डी सॉल्व करने के बाद एक क्वांटिटी आती है लेट्स से y, और y डिवाइड बाय z, x डिवाइडेड बाय y विल गेट z, और फिर ये क्वांटिटी आपकी e। इस तरीके से आपने देखा कि ब्रैकेट लगाने से सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे चेंज हो जाती है। पर यहां पर एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि मैथमेटिक्स में हम लोग किसी भी इन सारे ब्रैकेट्स को यूज कर सकते हैं और उनकी सीक्वेंस कुछ भी हो सकती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्टेटमेंट ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस c इंटू डी माइनस e प्लस f लाइकवाइज। आप मैथमेटिक्स में किसी भी ब्रैकेट को यूज कर सकते हैं, पर प्रोग्रामिंग में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप प्रोग्रामिंग में सिर्फ और सिर्फ पैरेंथेसिस को ही यूज कर सकते हैं, कोई और ब्रैकेट आप एक्सप्रेशन में यूज नहीं कर सकते। उस तरीके से यदि आप यूज करेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ पैरेंथेसिस का जो दूसरा यूज है वो हम लोग कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं। द सेकेंड यूज ऑफ पैरेंथेसिस इज टू स्पेसिफाई द कंडीशन इन केस ऑफ इफ स्टेटमेंट, लूप्स, जो कि हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। वहां पर कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। पैरेंथेसिस का जो तीसरा यूज है वो हम जब भी हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। प्रोग्रामिंग में फंक्शंस हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स में भी आपने फंक्शंस पढ़ा होगा। जब भी हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं या फंक्शन लिखते हैं, उस केस में पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स को पास करने या एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग
पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन बनाया हो, तो फैक्टोरियल फंक्शन में हमें एक आर्ग्यूमेंट पास करना होगा। लेट्स से वो नंबर जिसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, दिस विल बी ट्रीटेड एज द इनपुट टू दैट फंक्शन। तो ये आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर को पास और एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग पैरेंथेसिस को यूज करेंगे। इस तरीके से पैरेंथेसिस के 3 यूजेस हैं। पहला यूज सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए, जो कि मैथमेटिक्स में भी हम लोग करते हैं। दूसरा यूज कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए, इफ स्टेटमेंट और लूप्स में हम लोग उसका उपयोग करेंगे। और आगे हम लोग फंक्शंस जब पढ़ेंगे तब फंक्शंस में पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स को पास या एक्सेप्ट करने के लिए भी हम पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड ब्रैकेट एंड दैट इज द स्क्वायर ब्रैकेट। Now what is the use of square bracket? The square bracket is reserved for array. Square bracket सिर्फ और सिर्फ array में यूज होता है, और array में भी इसके 2 यूज होते हैं। पहले तो हम ये देखें शॉर्ट में कि array क्या होता है। An array is a sequenced memory allocation. Rather, in other words, an array is the collection of elements of similar type and size under a common name in contiguous memory fashion. That is the definition of array. So, if we want to declare this array, the square bracket is used. So, there are 2 basic uses of square bracket in case of array. First is to decide the size of array. Size of array. What is the syntax? यदि मैं ये एरे बनाना चाहता हूं जिसमें कि 1 2 3 4 5 सीक्वेंस लोकेशंस है, तो मुझे कुछ ऐसा लिखना होगा, int a और स्क्वायर ब्रैकेट में 5, एंड दिस स्पेसिफाइज द साइज ऑफ द एरे। a is the name of array, int is the data type of all the elements which may be stored in this array. So this is the first use. Now what is the second use of square bracket? And that is in the array. Now, if I want to initialize the values in this array, इस एरे में यदि मैं वैल्यूज इनिशियलाइज करना चाहता हूं तो कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं? एरे की प्रॉपर्टी के हिसाब से एरे की सारी लोकेशंस के नाम जो होंगे वो कॉमन होंगे, सारी लोकेशन एक ही नाम को शेयर करते हैं। उस हिसाब से यदि मैं यहाँ 5 स्टोर करना चाहता हूं और यहाँ 10 स्टोर करना चाहता हूं तो मुझे क्या लिखना होगा? a assigns 5। तो फिर इस यहाँ 10 असाइन करने के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए? a assigns 10, बट इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन। इस लोकेशन का नाम भी ए है, इस लोकेशन का नाम भी ए है, इन सारी लोकेशंस के नाम ए है। तो हु विल गोइंग टू डिसाइड कि ये जो 5 है वो यहां जाएगा या यहां जाएगा या यहां असाइन होगा या यहां असाइन होगा। इसी तरीके से यदि मुझे 10 इनिशियलाइज करना है तो मुझे लिखना चाहिए ए असाइंस 10 बिकॉज द लोकेशन नेम इज ए। ऑल द लोकेशंस शेयर द सेम नेम, अगेन द कॉन्फ्लिक्ट विल बी देयर कि ये जो 10 है वो यहां जाना है, यहां जाना है, यहां जाना है या कहीं और जाना है। तो हु इज गोइंग टू डिसाइड? ये प्रॉब्लम, इसको भी हम एक एनालॉजी से सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। यहां पर ये प्रॉब्लम क्यों आया? क्योंकि सारी लोकेशंस के नाम क्या थे? कॉमन, दैट इज ए। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक क्लास है, उस क्लास में 60 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। 5 स्टूडेंट ऐसे जिनका नाम अमित है। प्रिंसिपल सर क्लास के बाहर आते हैं और बोलते हैं अमित बाहर आइए, आपसे कुछ काम है। कौन सा अमित बाहर आएगा? क्या हो सकता है? हो सकता है 5 आ जाए क्योंकि 5 लोगों के नाम अमित है। हो सकता है वो अमित आ जाए जिसको न बुलाया गया हो सकता है कोई अमित वापस ना आए, बाहर ना आए। लेकिन मान लेते प्रिंसिपल सर कहते हैं कि रोल नंबर 2 बाहर आ जाइए, तो अब इस केस में क्या होगा? वही अमित बाहर आएगा जिसे एक्चुअली बुलाया गया है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो व्हेनेवर देयर इज अ नेम कॉन्फ्लिक्ट देयर मस्ट बी अनदर वे, एंड दैट वे इज हियर इन दिस एग्जांपल रोल नंबर। यहां पर भी वही है, चूंकि एरे की डेफिनेशन के हिसाब से सारी लोकेशंस सेम नेम शेयर करती है। इस केस में स्पेसिफिक लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पर भी हम लोग रोल नंबर अलॉट करेंगे, और इन रोल नंबर्स को यहां हम रोल नंबर ना कहकर इंडाइसेस कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, और ये 0 से शुरू होते हैं। इस तरीके से हर लोकेशन को एक यूनिक इंटीजर नंबर अलॉट कर दिया गया है जिसे कि हम लोग इंडेक्स कहते हैं। और अब किसी भी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए मुझे उस एरे का इंडेक्स एरे के नाम के साथ स्पेसिफाई करना होगा। तो ये दोनों ही तरीके गलत है। सही तरीका क्या होगा? ए
of 1 that is the index of that location is equal to 5. यहां पर सही तरीका क्या होगा, मुझे यदि इसको यहां प्लेस करना है तो इस लोकेशन का इंडेक्स है 3, तो a of 3 is equal to 10. अब ये 10 यहीं जाएगा, यहां नहीं जा सकता, ये 5 अब यहीं जाएगा, कहीं और नहीं जा सकता. So that is the second use of square bracket, that is to access any specific indexed memory location. The index of that memory location must be specified in a square bracket with the name of array. Now, यहां पर एक प्रॉब्लम यह हो सकता है कि दोनों ही केस में, फर्स्ट एंड सेकंड केस में, एरे के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में एक नंबर लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन हो सकता है कि विच इज साइज एंड विच इज इंडेक्स. तो यह कंफ्यूजन हम ऐसे दूर कर सकते हैं कि जहां कहीं एरे का डिक्लेरेशन होगा, डेटा टाइप लिखा होगा, उस समय स्क्वायर ब्रैकेट में जो कुछ लिखा होगा वो उसका साइज होगा. एक्सेप्ट डिक्लेरेशन, जहां पर भी नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में कोई नंबर होगा, दैट विल बी द इंडेक्स ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन. Now these are the two uses of array, square bracket in the array. Now we'll move toward the third bracket, that is the curly braces. Now this curly braces has following uses. First, this bracket is used to specify a block of code or group of statement. Group of statements. What is that? मान लेते हैं मैं यहां पर मेन फंक्शन बनाता हूं. ये मेन फंक्शन क्या है हम लोग आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे. यहां मैंने ब्रैकेट लगाया एंड दीज आर द स्टेटमेंट्स. दिस इज स्पेसिफाइंग अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ कोड. इफ आई स्पेसिफाई और ओपन ए इफ ब्लॉक, लेट्स से दिस इज एन इफ ब्लॉक. सो हियर अगेन दिस इज फॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ कोड. Hence, to specify a block of code, we use the curly braces. This is the first use of curly braces. Now, the second use of curly braces. The curly braces is used to specify the scope of variable. Now, what is scope of a variable? Take an example. Let's say this is the main function, and if I define an integer variable a over here, I can use this variable in this block anywhere, any number of time, like that a is equal to 9 and so on. So this bracket actually is specifying the area. What is the scope of variable? The area in which the variable is accessible, that is known as the scope of the variable. तो यदि मैंने यहां पर इस वेरिएबल को डिक्लेयर डिफाइन किया है तो इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के बीच में मैं इसे कहीं पे भी कितनी बार यूज कर सकता हूं. लेकिन यदि मैं यहां पर एक और ब्लॉक बना दूं, एक और फंक्शन बना दूं और यहां पर मैं a को यूज करना चाहूं, तो देयर विल बी एन एरर. व्हाई? बिकॉज द स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल इज लिमिटेड टू दिस ब्लॉक फ्रॉम हियर टू हियर. यदि मैं इसको इस ब्लॉक के बाहर कहीं पे भी एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो देयर विल बी स्कोप प्रॉब्लम. नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम? दो तरीके यदि आप इसको यूज करना ही चाहते हैं. पहला यूज क्या हो सकता है, यहां पर आप फिर से इस ब्लॉक में इस वेरिएबल को फिर से डिक्लेयर कर दीजिए, दैट इज इंट a अगेन. नाउ व्हाट विल हैपन, यहां इस स्कोप में एक वेरिएबल a होगा और यहां पर इस वेरिएबल में एक और वेरिएबल होगा जिसको नाम फिर से क्या दे दिया जाएगा, a. तो क्या यहां स्कोप का प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं. ये मेमोरी एलोकेशन अलग होगा, ये मेमोरी एलोकेशन अलग होगा, दो अलग अलग मेमोरी लोकेशन होगी. जब आप इस स्कोप में रहेंगे इस वेरिएबल को यूज किया जाएगा, जब आप इस स्कोप में रहेंगे इस वेरिएबल को यूज किया जाएगा. लाइकवाइज दैट इज द फर्स्ट सॉल्यूशन. दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि आप इस वेरिएबल a को ग्लोबली डिफाइन कर दीजिए. व्हाट इज दैट? ग्लोबली मीन्स आई कैन डिफाइन दिस वेरिएबल ओवर हियर. Likewise, अब क्या होगा? Now there will be a single memory allocation. Let's say this is single memory allocation. यही मेमोरी यहां भी यूज होगी, यही मेमोरी यहां भी यूज होगी. अब इस केस में यदि a is equal to 9 यहां लिख दिया जाए तो 9 यहां असाइन हो जाएगा. लेकिन whenever this function will be called,
यहां पर आपका प्रोग्राम पॉइंटर आएगा और सेम मेमोरी लोकेशन में कंटेंट विल बी अपडेटेड टू 10। और यही कारण है कि जब हम लोग वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेरेशन करते हैं, दिस इज नोन एज द ग्लोबल डिक्लेरेशन, जब भी हम वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेरेशन करते हैं तब हम वेरिएबल के स्कोप को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर सकते। किस ब्लॉक ने इस वेरिएबल के कंटेंट्स को कब चेंज कर दिया, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, और इसीलिए ग्लोबल वेरिएबल का डिक्लेरेशन अवॉइड करना चाहिए। यह था कर्ली ब्रेसेस का सेकेंड यूज। नाउ द लास्ट यूज ऑफ कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस को हम लोग एरे के इनिशियलाइजेशन में भी यूज करते हैं। If we want to initialize an array as soon as it is created in the memory, we must have to specify all the values, comma separated list of values which are to be initialized in the array like that. इस केस में क्या होगा, एक array बनेगा जिसमें 5 मेमोरी लोकेशंस होंगे, 5 लोकेशंस होंगे, और यहां पर 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से इनिशियलाइजेशन होगा। इसका दूसरा वेरिएशन, यदि मैं इसे ऐसा लिखता हूं, int a विदाउट स्पेसिफाइंग द साइज एंड द सेम स्टेटमेंट, फिर से वही होगा जो पहले स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन, अभी भी साइज स्पेसिफाई ना करते हुए भी जितनी वैल्यूज आपने यहां पर लिखी है वो सारी की सारी एक एक करके ईच और एवरी मेमोरी लोकेशन पर इनिशियलाइज होगी। नाउ द सेकेंड वेरिएशन ऑफ दैट, मान लेते हैं मैं यहां पर इनसफिशिएंट वैल्यूज स्पेसिफाई करता हूं। लेट्स से इफ आई राइट a assigns 5 but I pass only 3 values. Locations are 5 but values passed are 3 only. Then what will happen? Then this will be like that, 10, 20, 30 and all other remaining locations will be assigned with 0. The size is defined now. Only 3 values will be initialized one by one and the remaining values will be, locations will be initialized by 0 only. So this is the use of curly braces. So what is the first? That is the block of code, then scope of variable, and thirdly, whenever we want to initialize an array, as soon as it is created in the memory, all the values must be specified by separating the comma with the help of comma. Now this is all about the uses of brackets. Now next rule in the category of arithmetic instruction is based on the first instruction. What was the first instruction? That was on the basis of LHS RHS. So let us discuss the last rule, that is the E, and it is based on LHS assigns RHS. The next rule is LHS assigns RHS based. हमने ये भी देखा है कि राइट हैंड साइड पे आपके पास एक्सप्रेशन हो सकता है। हमने ये भी देखा कि एक्सप्रेशन पहले सॉल्व होता है, सॉल्व होने के बाद आपको एक वैल्यू मिलेगी जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज होगी। दैट वाज द थर्ड टाइप, वेरिएबल असाइंस एक्सप्रेशन। इसको मैं और एलाबोरेट करता हूं। मान लेते मैं ये एक्सप्रेशन लिखता हूं, एक्सप्रेशन में आपके पास ऑपरेंड होंगे, 2 ऑपरेंड होंगे, लेट्स से ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, जिसे कि हम किसी ऑपरेटर के थ्रू ऑपरेट करेंगे। ये एक्सप्रेशन पहले सॉल्व होगा, सॉल्व होने के बाद आपको एक वैल्यू मिलेगी और फिर ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज कर दी जाएगी। मैथमेटिक्स की यदि मैं बात करूं तो जो भी एक्सप्रेशन सॉल्व होता है उसमें जो भी रिजल्ट आता है उसका टाइप ऑपरेटर पर डिपेंडेंट होता है। मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूं। मान लेते हैं मैथमेटिक्स में आपके पास एक ऑपरेंड है 9, ऑपरेटर है डिवाइड एंड सेकेंड ऑपरेंड इज 2, रिजल्ट क्या होगा? दैट इज 4.5। सेम ऑपरेंड्स के साथ यदि मैं प्लस ऑपरेशन करता हूं तो रिजल्ट आता है 11। इससे हमें यह समझ में आता है कि मैथमेटिक्स में रिजल्ट का टाइप ऑपरेटर के टाइप पे डिपेंडेंट है, ऑपरेंड्स की वैल्यू तो सेम है। लेकिन प्रोग्रामिंग में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। प्रोग्रामिंग में
The type of value evaluated as a result of operation of any operator depends upon the type of operands used, irrespective of the type of operator. प्रोग्रामिंग में रिजल्ट जो भी आएगा उसका टाइप ऑपरेटर पर डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि ऑपरेंड्स के टाइप पर डिपेंडेंट होता है। क्या मतलब इसका देखते हैं। मान लेते हैं पहला ऑपरेंड इंटीजर टाइप का है, ऑपरेटर कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा ऑपरेंड भी इंटीजर टाइप का है। इसे सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका टाइप भी इंटीजर टाइप का होगा। ऑपरेटर कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड केस, मान लेते हैं पहला ऑपरेंड इंटीजर टाइप का है, ऑपरेटर कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा ऑपरेंड फ्लोट टाइप का है, तो जो रिजल्ट ऑफ इवैल्यूएशन का टाइप होगा वो फ्लोट होगा। मान लेते हैं पहला ऑपरेंड फ्लोट टाइप का है, ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, दूसरा ऑपरेंड इंटीजर टाइप का है, तो यहां पर जो रिजल्ट का टाइप होगा वो फ्लोट होगा। लास्ट केस, मान लेते हैं फर्स्ट ऑपरेंड फ्लोट टाइप का है, ऑपरेटर किसी भी टाइप का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा ऑपरेंड भी फ्लोट टाइप का है, तो रिजल्ट आपके यहां फ्लोट टाइप का आएगा ना। इसे आपको ऐसे लर्न नहीं करना है। वैसे देखा जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंट इंट यदि है तो रिजल्ट इंट आएगा, बाकी सारे केसेस में आंसर क्या आने वाला है, फ्लोट। लेकिन इसका रूल ऐसा नहीं है। रूल क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन में जिस भी ऑपरेंड का टाइप सबसे बड़ा होगा, रिजल्ट का टाइप भी वही होगा। इन एनी एक्सप्रेशन व्हाटएवर इज द टाइप ऑफ मैक्सिमम टाइप ऑफ ऑपरेंड, द रिजल्ट विल बी ऑफ द सेम टाइप। यहां देखिए, इंट इंट में से कौन बड़ा, इंट बड़ा, रिजल्ट इंट टाइप का। इंट फ्लोट में से कौन बड़ा, फ्लोट, तो रिजल्ट फ्लोट टाइप का। फ्लोट इंट में कौन बड़ा, फ्लोट, रिजल्ट फ्लोट। फ्लोट फ्लोट में कौन बड़ा, फ्लोट, तो रिजल्ट किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का। ये तो रूल है जब हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जब राइट हैंड साइड सॉल्व हो जाता है, जो वैल्यू यहां आती है उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड पर किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज करना होता है। तो अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड के रूल के बारे में बात करेंगे, और उसे समझने के लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। मैं यहां पर 4 केसेस लूंगा। मान लेते हैं मैंने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखा, इंट सी इज इक्वल टू लेट्स से 9 डिवाइडेड बाय 2, और यदि मैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये पूछूं कि सी की फाइनल वैल्यू क्या होगी, आंसर्स में भी 4.5, योर चॉइसेस विल बी 4.5, 4.0, 4, nothing. So what should be the result if I try to print this C? बहुत से लोगों का आंसर हो सकता है 4.5, बहुत से लोगों का आंसर हो सकता है 4.0, कुछ लोगों का आंसर हो सकता है नथिंग। देखते हैं क्या आंसर है। जब भी कभी आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल solve the right hand side by applying these rules. Now 9 is an integer quantity, 2 is an integer quantity, integer operated by integer, no matter which operator is used, the result will be int, and hence only 4 will be generated. 4.5 will never be generated over there. Now ये जो 4 है, दिस इज द टाइप ऑफ इंटीजर क्वांटिटी, और हमारे पास यहां पर इस वेरिएबल का टाइप भी इंटीजर टाइप का है, तो ये 4 वैल्यू जो 2 बाइट की है, वेरिएबल सी जो कि खुद 2 बाइट का है, पूरी वैल्यू इनिशियलाइज होगी, और फाइनली जब हम लोग सी की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट क्या प्रिंट होगा, 4। नाउ टेक द सेकंड एग्जांपल। इफ आई राइट int c is equal to 9 divided by 2.0, now what will be the result if I try to print the c? Options are again same, 4.5, 4.0, 4 and nothing. Now what will be the result now? Again it is expected that the answer will be 4.5. Let us see. Now again apply the rule in the right hand side. Integer operated by float, the result will be float, means here 4.5 will be generated. 4.5 जनरेट जरूर होगा, पर अब इसे हम इस वेरिएबल सी में इनिशियलाइज करने की कोशिश करते हैं। नाउ 4.5 इज 4 बाइट क्वांटिटी, द वेरिएबल सी इज ओनली 2 बाइट्स वेरिएबल, तो फिर यहां पर 4 बाइट की क्वांटिटी 2 बाइट के वेरिएबल में आपको इनिशियलाइज करना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। एग्जांपल लेते हैं, 4 लीटर पानी 2 लीटर के बर्तन में स्टोर नहीं किया जा सकता, बह जाएगा, यहां पर भी बह जाएगा। 0.5 वैल्यू जो है 0.5 दैट विल बी eliminated,
only 4 will be stored in this variable, और इस तरीके से फाइनली जब हम लोग c को प्रिंट करेंगे तो अभी भी क्या प्रिंट होगा 4, ना कि 4.5। तो यहां पर वैल्यू ट्रंकेट हो गई। इंटीजर c वेरिएबल ने 4.5 फ्लोट क्वांटिटी को एक्सेप्ट करने से मना किया, उसने सिर्फ इंटीजर पार्ट स्टोर कर लिया। नाउ थर्ड केस, इफ आई राइट फ्लोट c is equal to 9 divided by 2, again what will be the result? 4.5, 4.04 or nothing? Let us take, फिर से राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, अप्लाई दीज रूल्स। 9 इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर क्वांटिटी, द इंटीजर वैल्यू विल बी जनरेटेड, मींस 4 वैल्यू विल बी जनरेटेड, 4 विल बी जनरेटेड। नाउ 4 इज द इंटीजर क्वांटिटी, द कंटेनर c इज ऑफ 4 बाइट्स, 2 बाइट की क्वांटिटी 4 बाइट के वेरिएबल में स्टोर होना है, हो जाएगी। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट, यहां जैसे इंटीजर वेरिएबल में फ्लोट पार्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, यहां पर उसका जस्ट अपोजिट होगा। ये वेरिएबल c 4 को तो स्टोर कर लेगा, लेकिन जैसे इसने एक्सेप्ट करने से मना किया था, ये कहेगा कि आपको 4 को मैं वेरिएबल c स्टोर कर लेता हूं, लेकिन आपको फिर फ्लोट टाइप का होना होगा। ये क्वांटिटी इंटीजर टाइप की है, c इसको फ्लोट बनाएगा, और फ्लोट बनाते समय इसे या तो 4.0 या फिर 4.6 टाइम्स 0, इस टाइप से 2 में से कोई आंसर आपका प्रिंट हो सकता था, आइदर 4.0 और 4.6 टाइम्स 0, दिस विल बी द रिजल्ट। लास्ट केस, यदि मैं यहां लिखूं लेट से फ्लोट c इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 2.0, नाउ व्हाट विल बी द रिजल्ट? फाइनली द रिजल्ट विल बी 4.5। कैसे देखते हैं, इंटीजर ऑपरेटेड बाय फ्लोट, फ्लोट क्वांटिटी विल बी जनरेटेड, that is 4.5. now that to be stored in a float variable, the capacity of this variable is 4 bytes, the 4 byte quantity will be stored in the 4 byte variable and full quantity will be stored, and if we try to print this variable c, 4.5 will be generated. इन ऑल जब कभी ऐसा हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले राइट हैंड साइड पे ये रूल अप्लाई करना है। राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू आती है उसकी कैपेसिटी को लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल उसकी कैपेसिटी से मैच करना है। यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल की कैपेसिटी और क्वांटिटी की कैपेसिटी सेम है, तो पूरे कंटेंट्स पूरी वैल्यूज इनिशियलाइज होगी, जैसे कि इस केस में और इस केस में हुआ है। लेकिन इस केस में और इस केस में डिफरेंस आया है। यदि राइट हैंड साइड पे वैल्यू की कैपेसिटी लेफ्ट हैंड साइड पे जो अवेलेबल वेरिएबल है उससे ज्यादा है, तो वैल्यू ट्रंकेट होगी। ऑन द अदर हैंड, यदि राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू उसकी कैपेसिटी कम है एज कंपेयर टू द लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल के, उस केस में वैल्यू एक्सपांड हो जाएगी। दिस वॉज द लास्ट रूल अबाउट द अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। द लॉजिकल इंस्ट्रक्शन वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग क्लासेस। प्लीज like, comment, share and subscribe my video channel, and don't forget to press bell icon for the updates. Thank you.